गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कॉमर्स पीवाईक्यूज 2021 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चंस कॉमर्स के डिस्कस किए थे जो 2021 में पीवाईक्यूज आए हैं। ये है हमारा पार्ट 2। इसमें भी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिलीवर्स रिजल्ट। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है वो किस तरीके के रिजल्ट्स है वो हमें प्रोवाइड करती है। देखो, आपको पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। जब भी कोई कंपनी या कोई फर्म अपना प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च करती है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस प्रोडक्ट के जो वो प्राइस है वो क्या रखती है, कम रखती है। ठीक है, क्या रखती है, शुरू में कम रखती है। जैसे इसका एग्जांपल जियो, जब जियो आई थी तो उसने फ्री में काफी सारी चीजें प्रोवाइड की थी, धीरे धीरे उसने प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब इनिशियली कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसे लो प्राइस पे किया जाता है। तो ये किस तरीके के रिजल्ट्स डिलीवर करता है, वेयर प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक, where the product is perceived as high technology product, when the market is characterized by intensive competition, when the firm uses it as an entry strategy। ठीक है, देखो इसमें कौन सा ऑप्शंस हैं। देखो सबसे पहले अगर आप बी ऑप्शन पढ़ो तो when the product is perceived as high technology product, अगर हमारा प्रोडक्ट हाई टेक्नोलॉजी वाला है तो क्या उसके प्राइसेस कम रखे जाएंगे गाइस? नहीं, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी अगर उसमें यूज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी, और कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो कंपनी प्राइस कैसे कम रख सकती है। ठीक है, इसका मतलब तो वो लॉस में चली जाएगी, तो बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बी ऑप्शन जिसमें भी आ रहा है ना वो ऑप्शन आप कैंसिल कर दो। देखो फर्स्ट में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे। अब हमें सेकंड और थर्ड में से देखनी है। व्हेन द प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक, बिल्कुल सही बोला है कि मतलब मार्केट में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन बनी होती है। जब प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन वीक है तो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम रखेंगे। When the market is characterized by intensive competition, जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तभी हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम रखेंगे। When the firm uses it as entry strategy, ठीक है, जब कंपनी या तो मार्केट में एंटर कर रही है उस टाइम पे भी हम अपने प्राइस को कम रखेंगे। तो इसमें ए सी डी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक तरफ तो हमें इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज दे रखी है और एक तरफ उनके प्रोपाउंडर दे रखे हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये हमें उससे मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये किसने दी है, ये एडम स्मिथ ने दी है। तो ए को 3 से मिलाओ। देखो ए को 3 से अगर आप मिलाओगे तो सिर्फ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें ए 3 से मिल रहा है। फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी किसने दी है, हैक्शर एंड डोलिन ने। तो मतलब बी को आपने 4 से मिला दिया। ठीक है, दोनों ऑप्शन में बी 4 से मिल रहा है। अब देखो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये किसने दी है, ये डेविड रिकार्डो ने दी है। तो सी को हम किससे मिला देंगे, 1 से। तो सेकंड ऑप्शन ऐसा बन रहा है जिसमें सी 1 से मिल रहा है, और थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसने दी है, माइकल पॉटर ने। तो डी को आप 2 से मिला दीजिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी है और इससे हमेशा क्वेश्चन गाइस बनता ही बनता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फैक्टर कंडीशन इन द माइकल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंक्लूड, कि एक मतलब जो माइकल पॉटर है उनकी बहुत सारी हमारे पास मॉडल्स हैं। उनमें से एक मॉडल है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको हम डायमंड मॉडल भी बोलते हैं। उसमें बोला है कि जो उसमें फैक्टर कंडीशंस हैं उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। देखो हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं, एक तो फैक्टर कंडीशन, और एक होती है हमारी डिमांड कंडीशन, और एक होती है हमारी रिलेटेड इंडस्ट्री, और एक होती है फर्म स्ट्रेटेजी। ये 4 तरीके को मिला के हमारा क्या बनता है, डायमंड मॉडल बनता है। अब इसमें बोला है कि जो फैक्टर कंडीशन होती है इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है, मार्केट साइज। देखो फैक्टर्स तो आपको पता होगा, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स की हेल्प से ही तो हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, ये क्या है, फैक्टर है। फैक्टर की हेल्प से जब प्रोडक्शन की जाती है उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, मार्केट साइज नहीं। ठीक है, डिमांड कंडीशन तो ये तो अलग हो गया। इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स नहीं, ये भी हमारा फैक्टर कंडीशन में नहीं आएगा।
कि फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज ये हमारी क्या है, फैक्टर कंडीशंस में आती हैं। ठीक है, तो 18 का फोर्थ ऑप्शन सही है। देखो अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कोई भी बिजनेस है, आज के टाइम में जो बिजनेस और कंपनीज होती हैं वो एक CSR भी लेके चलती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जब एथिकली बिहेव करती हैं तो वो किस किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। पहला क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन। क्या पॉलिटिकली अवेयर होना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है? नहीं, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो जिसमें भी ए ऑप्शन आ रहा है वो आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड बचा है। देखो इसमें सी और ई ऑप्शन कॉमन है, मतलब सी तो आएगा ही आएगा और ई भी आएगा। ठीक है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखना है बी और डी में से कौन सा आएगा। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी, बी भी आएगा लेकिन डी नहीं आएगा। देखो जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटरिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग, ये हमारा CSR का पार्ट नहीं है, तो डी नहीं आएगा। तो BCE हमारा आंसर क्या हो गया, BCE। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये हमारा अकाउंटिंग से है। इसमें हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। X and Y decide to share future profits in the ratio of 2:1. What is the sacrificing ratio of X and Y? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि X and Y पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3। ठीक है, क्या है, 4:3। दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप, वो एज एक Z पार्टनर है, उसको अपनी मतलब पार्टनरशिप में लेते हैं कितने शेयर के लिए, 1/5। एक्स एंड वाई डिसाइड करते हैं कि उनकी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 2:1। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो तो हमें दे रखी है 4:3, न्यू रेशियो हम निकाल लेंगे क्योंकि अब जेड भी आ गया। तो और जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें ये दे रखा है कि एक्स एंड वाई फ्यूचर में प्रॉफिट डिसाइड करेंगे 2:1 में, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। देखो 4:3 मतलब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 में से 1/5 तो किसने ले लिया, Z का हो गया, तो कितना बचा, 4/5 बचा हमारे पास। ठीक है, अब 4/5 में से देखो X का भी है और Y का भी है। अगर आप 4/5 को 4/7 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि देखो X का शेयर कितना है, 4 और डिवाइड बाय टोटल, तो कितना आ जाएगा, 16 है ना, 16/35। और ऐसे ही Y का निकाल लो, 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 3/7 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12:35। ठीक है, अगर आप न्यू रेशियो निकालोगे ना XYZ की, तो क्या आएगी, 16:12। और देखो उसका क्या है, 1/5 है, तो 5 की टर्म में 35 कितने पे आता है, 7 पे। ठीक है, तो मतलब हमारा ये न्यू रेशियो निकल के आई 16:12:7। और ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है 4:3। ठीक है, तो अब हमें एक्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है, 4/7 माइनस 16/35। तो आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 4/7। ठीक है, और ऐसे अब y की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3/7। तो कुल मिला के बात यह है कि जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही उनकी क्या हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है, 4:17 नहीं है, 4:3 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है क्वेश्चन 21। अ क्लेम ऑफ क्वांटम मैरियट कैन नॉट सक्सीड, ये हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है। क्वांटम मैरियट का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टी आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाता है, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम बाद टूट जाता है। तो क्वांटम मैरियट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी ने कोई सर्विस रेंडर करी है, उसके बदले हम उसे
कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्वांटम मैरियट होता है। इसमें बोला है कि क्वांटम मैरियट का जो क्लेम है वो किस में नहीं होता, व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म, कोई डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो आधा परफॉर्म हो चुका है, ठीक है, उस केस में तो हम क्वांटम मैरियट ले सकते हैं। व्हेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लमसम इज पार्टली परफॉर्म, ये नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला क्या बोला है कि अ क्लेम ऑफ क्वांटम मैरियट कैन नॉट सक्सीड, कि क्वांटम मैरियट का जो क्लेम है वो किस चीज में नहीं होता। ये पहली बात तो इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, और हमने उसके लिए लमसम पेमेंट कर दी और जबकि वो पार्टली परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम क्वांटम मैरियट का क्लेम नहीं मांग सकते। बाकी थर्ड और फोर्थ में भी मांग सकते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी एनफोर्सेबल, मतलब वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ही नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव पार्टी, एग्रीव पार्टी कौन होती है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, कैन क्लेम रीजनेबल, कि वो रीजनेबल कंपनसेशन मांग रही है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके लिए वो रीजनेबल कंपनसेशन मांग रही है। तो ये इसके केस में भी हम क्वांटम मैरिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सेकंड केस में हम क्वांटम मैरिट क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ड्यू टू इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन केस द परचेजिंग कंपनी एग्रीज टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द वेंडर फॉर कलेक्शन ऑफ बुक डेट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी द अमाउंट ऑफ डेटर्स शुड बी क्रेडिटेड टू। क्या बोला है कि किसी केस में परचेजिंग कंपनी अगर वेंडर के लिए एक एजेंट का काम करे, कैसे एक एजेंट का काम करे, किस लिए, उसके बुक डेट्स जितने भी मतलब उसकी पेमेंट अधूरी है उसको कलेक्ट करने का काम करती है अगर कोई परचेजिंग कंपनी एज एन एजेंट, ठीक है। तो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में डेटर्स की अमाउंट को किस में क्रेडिट किया जाएगा, वेंडर्स डेटर अकाउंट, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर। देखो वेंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी वो बुक डेट कलेक्ट कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे किसी चीज मतलब कभी पेमेंट ना मिले उससे, ठीक है, क्योंकि अभी मिली नहीं है, डेटर्स है वो, डेटर्स रिलाइज हो जाएंगे तब वो हमारे उसमें पेमेंट में जाएगा कैश में, लेकिन डेटर्स है तो ये वेंडर सस्पेंस अकाउंट में चले गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि किस तरीके से ग्रुप डेवलप किया जाता है, उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है गाइस असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा। देखो सबसे पहले आएगा कि मेंबर्स आर मॉडरेटली ईगर, हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, एंशियस अबाउट व्हाई दे आर देयर एंड हु अदर मेंबर। ये जो मेंबर्स हैं वो क्या है, मतलब ग्रुप के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं वो उन मॉडरेटली ईगर हैं, उनकी कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। वो क्यों मेंबर बन रहे हैं, कौन से मतलब सामने वाले मेंबर किस तरीके के होंगे, सबसे पहले तो यही स्टेप आएगा, ठीक है। तो ई आ जाएगा सबसे पहले, ई हमारा 2 ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में। उसके बाद डी, फिर उसके बाद जब ग्रुप बन जाएगा तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स, ठीक है। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, कि मेंबर्स बिगिन टू रिजॉल्व। अब मेंबर्स क्या करेंगे, जब कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं तो वो अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे ग्रुप का पर्पस क्या है, उसे क्लैरिफाई करेंगे और हर ग्रुप मेंबर के रोल को पहले से ही डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ई डी ए। अब देखो इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन फॉर पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट, ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले इससे पहले क्या आएगा, मेंबर्स आर हाईली, जब उनको उनके रोल बता दिए जाएंगे तो मेंबर्स क्या हो जाएंगे, हाईली टास्क ओरिएंटेड हो जाएंगे और उनके ग्रुप में एक यूनिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद वो एक एक करके पार्टिसिपेट और कर सकते हैं और फिर उन्होंने जिस भी पर्पज के लिए ग्रुप बनाया है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ई डी ए सी बी, बी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एक्स, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू पी एक्स इज इक्वल्स टू 1, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो हमें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखो अगर आपको नहीं पता तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एम, ठीक है, अंडर रूट में एम। और किसी भी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, ई माइनस एम, ठीक है, इंटू में एम
की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, p x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक बार 0 दे रखी है तो हम इसमें पुट कर देंगे e। ठीक है, -1 तो यही आएगा और इन मल्टीप्लाई में m, x क्या है हमारे पास 0 और अपॉन में 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये इक्वल में दे रखा है तो इक्वल लगाया 2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कि अब हमें x की जगह 1 रखना है तो e -1 तो आ ही जाएगा गाइस। ठीक है, और मल्टीप्लाई में m की पावर क्या हो जाएगी 1 x की जगह और 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो e -1 से e -1 कट गया एक, है ना। अब यहाँ पे देखो m किसी भी वैल्यू की जब पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 0 वो 1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2m अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम m की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंडर रूट में m, और m की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 तो अंडर रूट में 1/2 और 1/2 हमारा किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें ये निकल के आएगा। आगे समझ में कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में m, और हम किसी भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ, कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज किस पे लगाई जाती हैं, इन चारों में से काउंटर वेलिंग ड्यूटीज किस पे लगाई जाती हैं, कौन से इम्पोर्ट्स पे लगाई जाती हैं, किस चीज का इम्पैक्ट ऑफसेट करने के लिए। ठीक है, मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हमें पता है कि इम्पोर्ट्स पे लगती है, लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को हम जब इम्पोर्ट्स पे लगाते हैं तो किस चीज का इम्पैक्ट हमें ऑफसेट करने के लिए हम उसे लगाते हैं। देखो प्रेडेटरी प्राइसिंग तो होगा नहीं बिल्कुल भी। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम हमारे पास हमारे राइवल फर्म के कंपैरिजन में हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इतना कम कर दें ताकि हमारे कॉम्पिटिटर मार्केट छोड़ के चले जाएं, वो होते हैं हमारी प्रेडेटरी। तो ये तो नहीं होगा। एक्सपोर्ट सब्सिडरी, डंपिंग, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग भी नहीं होगा। ठीक है, या तो एक्सपोर्ट सब्सिडरी होगा या डंपिंग होगा। देखो डंपिंग में क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मतलब फॉरेन में तो सस्ता बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट, लेकिन अपनी डोमेस्टिक मार्केट में वो महंगा बेच रहे हैं, उसे हम डंपिंग बोलते हैं। तो डंपिंग पे नहीं लगता है, ये किस पे लगता है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। मतलब एक्सपोर्ट सब्सिडीज के इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इम्पोर्ट्स पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ सिक्वेंशनल ऑर्डर विद रिगार्ड टू अ यंग पर्सन दिव्यांग। ठीक है, एक दिव्या यंग पर्सन है, वो एक एज अ कंज्यूमर है। ठीक है, तो वो किस तरीके से डिसीजन लेगी, उन स्टेजेस को हमें एक सिक्वेंस में लगाना है। देखो सबसे पहले क्या आएगा कि बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप एंड ऑल हर कलीग्स हैव देयर ओन व्हीकल्स। वो किसी एग्जीक्यूटिव ग्रुप से बिलोंग करती है और उसके हर कलीग्स के पास क्या है, अपना खुद का व्हीकल है। तो सी सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड और थर्ड में सी सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा या ए आएगा। देखो ई फील्स दैट फ्यूल, देखो यहाँ पे ना फुल नहीं है, ये फ्यूल है। फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर व्हाइल मेकिंग अ चॉइस। ई आएगा, क्या बोला है कि मतलब वो ऐसा फील कर रही है कि जब भी वो कोई व्हीकल खरीदेगी तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी होगी, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जब भी वो कोई डिसीजन लेगी। ठीक है, तो सी ई, फिर आ जाएगा डी यूजेस मीडिया एंड अदर सोशल चैनल। फिर वो डिफरेंट मॉडल्स के बारे में जानकारी लेगी, मीडिया का यूज करेगी, अदर सोशल चैनल का यूज करेगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आ जाएगा ए, फिर वो क्या है किसी शोरूम में जाएगी, स्पेसिफिक कलर डिसाइड करेगी, देखेगी कि कितने टाइम तक वो डिलीवरी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर आ जाएगा बी नैरोज डाउन टू, फिर उसके बाद वो जब स्पेसिफिक कलर्स उसने क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक ब्रांड का डार्क ग्रे कार है वो उसने फाइनल कर ली। ठीक है, तो उसने ये डिसीजन ले लिया। तो सी ई डी ए बी, तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस, सेकंड हो गया। ठीक है, कि इसमें कंज्यूमर डिसीजन, जो भी कंज्यूमर डिसीजन लेगा उसके हमें क्या लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ को डिटरमाइन करेंगे तो इनमें से कौन सा ट्रू
नहीं है। देखो सबसे पहले द लार्जर द मार्केट साइज द लॉन्गर द चैनल, जितना मार्केट साइज बड़ा होगा लॉन्ग चैनल भी उतना बड़ा होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या बोला है, इफ एवरेज लॉट साइज इज लार्ज इट इज बेटर टू हैव अ लॉन्गर चैनल। एवरेज लॉट साइज बोला है कि जैसे हम क्या कर देते हैं कि एक टाइप के प्रोडक्ट का हम ग्रुप बना देते हैं, उसे हम लॉट बोलते हैं, ठीक है, कि अगर उसका साइज बड़ा है तो हम लॉन्गर चैनल का यूज करेंगे, नहीं। अगर हमारा जब कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ा होता है ना तो उसके लिए हम शॉर्टर चैनल यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। सही का मतलब ये है कि इनमें से ये बताना है ना कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है जब भी हम लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिटरमाइन करेंगे। इफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सर्विस, अगर प्रोडक्ट और मार्केट को हाई लेवल ऑफ सर्विस चाहिए तो हमें शॉर्टर चैनल यूज करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कस्टमर चाहता है कि मतलब कोई वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट की शॉपिंग करना चाहता है तो वो वाटर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो इस लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिटरमाइन करने में बिल्कुल भी काम नहीं आती, एवरेज लॉट साइज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो यही इस मतलब सॉरी ये इसका आंसर सही है, ठीक है। अब आ जाता है एएमटी प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन। एएमटी होता है अल्टरनेटिव मार्जिनल टैक्स। ये प्रोविजन किस पे अप्लाई होते हैं, कॉर्पोरेट एसएससी पे, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पे, एचयूएफ पे या इंडिविजुअल पे। देखो एचयूएफ और इंडिविजुअल पे तो बिल्कुल भी नहीं होते। अल्टरनेटिव मार्जिनल टैक्स हम कब लगाते हैं, जब हम फर्म का टैक्स रेट निकालते हैं, तो वो कौन से हो गए, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, ठीक है। एएमटी में यही होता है ना कि हम टैक्स पहले कैलकुलेट करेंगे, अगर उसका टोटल टैक्स पूरे टैक्स के 18.5% से ज्यादा बैठ रहा है तो हम एएमटी लगा देते हैं, ठीक है। तो 28 का कौन सा आंसर हो गया, सेकंड, कि एएमटी किस पे लगता है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पे, मतलब फर्म पे। अब देखो इसमें एक्ट दे रखे हैं और उनके ईयर दे रखे हैं, इनसे हमें मैच करना है। अगर आपको इनमें से एक या दो भी पता है तो आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। अब जैसे मुझे पता है कि इंश्योरेंस एक्ट कब आया था, 1938 में, तो ए का 3, अगर आपने ए को 3 से मिला दिया तो आपका पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा। आपको कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जहां पे ए 3 से मिल रहा है। तो ए को 3 से मिला दिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट कब आया था, 1956 में, एलआईसी एक्ट, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, सी का 1, 1988 में, और मैराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट, मनी मार्केट आपको पता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी कम होते हैं, ठीक है। इसके डिफेक्ट्स क्या है, मतलब इसकी हमें डिसएडवांटेजेस बतानी है। देखो सबसे पहले बोल रहे हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अरे आपने प्रॉफिटेबल लिख दिया तो इसका मतलब ये इसका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो ए तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो जिनमें ए आ रहा है वो वाली ऑप्शन आप हटा दीजिए। फर्स्ट और थर्ड हट गई, अब हमारे पास सेकंड और फोर्थ ही बच रही है, ठीक है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ ही बच रही है, तो कौन सी आएगी, देखो बी तो आएगा ही आएगा, डिसऑटोनॉमी इन इंडियन मनी मार्केट, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, ये भी नहीं आएगी, ये कोई लिंक नहीं रखती है, ठीक है, इससे ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो सी वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सिर्फ अब क्या बचा, बी और डी, कि इंटरेस्ट रेट में क्या होती रहती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, और डिसऑटोनॉमी इन इंडियन मनी मार्केट। तो बी और डी हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आई होप गाइज आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसमें हमने नेक्स्ट 15 PYQs को डिस्कस किया है कॉमर्स के, और इसमें जो मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और प्लीज मुझे अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज।